जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर प्रामाणिक जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह क्रांतिकारियों ने फरवरी 1929 के खत्म होते होते जतिन दास के नेतृत्व में आगरा में बम का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे की। दोस्तों, बम बन गया था, अब बारी थी उसके सही इस्तेमाल की, और यह अवसर भी अंग्रेज सरकार ने जल्दी ही दे दिया। वर्ष 1928 राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ गुजरा था। एक ओर जहां देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर देश भर में मजदूरों की हड़तालें हो रही थीं। इसमें रेलवे मजदूरों और बॉम्बे मिल वर्कर्स की हड़ताल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जगह जगह मजदूरों के संगठन खड़े हो रहे थे। ब्रिटेन के कुछ लेबर लीडर्स भी भारतीय मजदूरों के साथ खड़े थे और यह बात अंग्रेज सरकार को खाए जा रही थी। सुविख्यात क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियां में लिखते हैं कि 1927-28 की देशव्यापी मजदूर हड़तालें, उन हड़तालों के साथ दूसरे देशों के मजदूरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मजदूर भाईचारे का प्रदर्शन, भारत में मजदूर आंदोलन को हर संभव उपायों से दबाने की अंग्रेज सरकार की धमकी, उसी उद्देश्य से असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का पेश करना, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इन दोनों बिलों के विरोध आदि का भगत सिंह नजदीक से अध्ययन करते रहे थे। युवाओं में निरंतर बढ़ती क्रांति की आवाज और मजबूत होती ट्रेड यूनियंस को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लेकर आती है। देश भर में इन दोनों बिलों का कड़ा विरोध होता है, परंतु सरकार किसी भी कीमत पर इनको पास करवाने पर तुली हुई थी। 24 सितंबर 1928 को पब्लिक सेफ्टी बिल पर सेंट्रल असेंबली में वोटिंग होती है। बिल के पक्ष और विपक्ष में 61 मत आते हैं। तब सभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं और बिल को पास होने से रोक देते हैं। ध्यान रहे, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। सरकार तिल मिला गई और जनवरी 1929 में इस बिल को फिर से असेंबली में ले आई। मार्च 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस शुरू होता है, जिसमें देश के प्रमुख ट्रेड यूनियन लीडर्स पर मुकदमा चलाया जाता है। विट्ठल भाई पटेल 2 अप्रैल 1929 को सभा में कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बिल का मूल आधार मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से बहुत मिलता जुलता है और इस बिल पर बहस होने का मतलब होगा एक सब जुडिस मैटर पर बहस करना। इसलिए वो सरकार को सलाह देते हैं कि या तो सरकार इस बिल को टाल दे, और अगर सरकार के लिए ये बिल इतना महत्वपूर्ण है तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वापस ले ले और फिर बिल को सभा में चर्चा के लिए ले आए। परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन जिद पर अड़े थे कि यदि असेंबली इन बिलों को पास नहीं करती है तो वे इन्हें ऑर्डिनेंस के द्वारा लागू कर देंगे। लिहाजा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल घोषणा करते हैं कि वे 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देंगे। उन्हीं दिनों ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर भी असेंबली में चर्चा हो रही थी। बहस में भाग लेते हुए सीएस रंगाय्यर कहते हैं, यह बिल किसी बच्चे को पालने में ही मार देने के समान है। इससे पहले पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह बिल स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल है और मैं इसे भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा आक्रमण मानता हूं। मदन मोहन मालवीय का कहना था कि इस बिल के द्वारा सरकार न्यायपालिका के अधिकारों को छीनकर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में सड़ाने का अधिकार चाहती है। जिन दिनों असेंबली के भीतर और बाहर इन बिलों का विरोध हो रहा था,
उन्हीं दिनों भगत सिंह और उनके साथी हर रोज इन पर चर्चा कर रहे थे। भगत सिंह ने देश का मूड भांप लिया था। वो ना केवल निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, बल्कि एक प्रबुद्ध विचारक, उच्च कोटि के चिंतक, दार्शनिक, लेखक और पत्रकार भी थे। अलग अलग विषयों पर उनके लेख कीर्ति, महारथी, प्रताप, चांद और मतवाला जैसी कई पत्रिकाओं और अखबारों में निरंतर छपते रहते थे। इतनी कम उम्र में कोई भी इंसान इतना सब कैसे कर सकता है? देखिए, लहू में उबाल और सीने में वतन परस्ती का धधकता लावा तो इसी उम्र में होता है, लेकिन एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ 20-22 साल की उम्र में आप एक परिपक्व विचारक और चिंतक भी हों, यह कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर था। किसी भी व्यक्ति के विचारों के विकास में जितना योगदान उसकी नैसर्गिक प्रतिभा का होता है, उससे कहीं अधिक हर पल कुछ नया सीखने की दृढ़ अभिलाषा और कभी न मिटने वाली भूख का होता है। भगत सिंह में यह सब कूट कूट कर भरा था। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं, चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने घर में रखी सरदार अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद और लाला हरदयाल की लिखी 50 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें पढ़ डाली थी। दोस्तों सोचिए, क्या ये साधारण बात थी? राजनीतिक चेतना तो मानो उन्हें गुट्टी में मिली थी। 14 नवंबर 1921 को अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह को भगत सिंह उर्दू में एक पत्र लिखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते चलते हैं, लेकिन उर्दू में दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इस पत्र में एक वाक्य उर्दू में ही बाएं से दाएं की ओर लिखा गया। घर के सदस्यों की खैरियत के बारे में लिखते लिखते सीधी लाइनों के बीच में उल्टे रुख लिखे गए वाक्य में 14 साल की उम्र में भगत सिंह लिखते हैं, आज रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जल्द ही शुरू हो जाएगी। 14 साल की उम्र में रेलवे वर्कर्स की हड़ताल में रुचि, यह उनकी राजनीतिक जागरूकता का द्योतक है। और हड़ताल की बात को पत्र में उल्टे रुख लिखकर पुलिस की नजरों से बचाना, यह बचपन से ही उनकी क्रांतिकारी सूझबूझ का प्रमाण है। ध्यान रहे, भगत सिंह के पत्र सीआईडी स्कैन किया करती थी। लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन राजाराम शास्त्री लिखते हैं कि भगत सिंह के कारण द्वारकादास लाइब्रेरी अमर हो गई। उनके द्वारा पढ़ी अनेक किताबों में से एक किताब में फ्रांस के क्रांतिकारी ऑगस्ट वेला का जिक्र था। वेला ने 9 दिसंबर 1893 को फ्रांस की संसद में एक लो इंटेंसिटी का बम फेंका था और पकड़े जाने पर जब वेला से इसका प्रयोजन पूछा गया तो उसने कहा था कि मैंने मजदूरों के अधिकारों के लिए सभाएं की, धरने दिए, भाषण दिए, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगी। तब मैंने सोचा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए ऊंचे धमाके की जरूरत होती है। मेरा इरादा किसी की जान लेना नहीं था। भगत सिंह ने इस किताब को बार बार पढ़ा। राजाराम शास्त्री कहते हैं कि पढ़ने के बाद किताब लौटाते हुए भगत सिंह ने मुझे गले लगा लिया और मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, दोस्त, तुमने मुझे बड़ी अनमोल किताब पढ़ने को दी है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सेंट्रल कमेटी की बैठक में सुझाव दिया कि जब अंग्रेज सरकार देश की आवाज को अनसुना कर रही है तो इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए भी वेला की ही तरह असेंबली में धमाके करने चाहिए। चूंकि किसी व्यक्ति की जान लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए बमों में घातक पदार्थ नहीं होंगे और उन्हें खाली सीटों की ओर फेंका जाएगा। बम फेंकने वाले बम फेंककर भागेंगे नहीं, बल्कि स्वयं गिरफ्तारी देंगे।
बाद में अदालत में अपने बयानों द्वारा पार्टी के आदर्श और उद्देश्यों का प्रचार करेंगे। इस तरह न केवल भारत के युवाओं तक बल्कि समस्त विश्व तक क्रांति का असली ध्येय पहुंचाना आसान हो जाएगा। भगत सिंह ने प्रस्ताव दिया कि इस काम के लिए वे खुद जाएंगे। सुझाव बड़ा दिलचस्प था, सबने इसकी प्रशंसा की, परंतु कमेटी इस काम के लिए भगत सिंह को भेजने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सैंडर्स मर्डर केस अभी बंद नहीं हुआ था और भगत सिंह दल के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। भगत सिंह को खोना दल के लिए अपूरणीय क्षति होती। इसलिए काफी चर्चा के बाद सहमति बनी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने एक नहीं 2 लोग जाएंगे, पर भगत सिंह नहीं जाएंगे। एक सुझाव यह भी आया कि बम फेंकने के बाद क्रांतिकारी गिरफ्तारी नहीं देंगे, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर बाहर निकल जाएंगे। इस पर भगत सिंह कहते हैं कि भागने से तो बम फेंकने का असली पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं कि व्यूह रचना के महापंडित श्री चंद्रशेखर आजाद इस बात पर दृढ़ थे कि बम फेंककर भाग आया जाए, पर भगत सिंह के मन में तो वेला का नक्शा बना था। वे तो गुप्त आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाने की बात पर दृढ़ थे। लंबे विचार विमर्श के पश्चात आखिरकार कमेटी भगत सिंह के इस सुझाव पर सहमत हो जाती है कि बम फेंकने वाले भागेंगे नहीं, बल्कि गिरफ्तारी देंगे। लेकिन बम फेंकने के लिए भगत सिंह को भेजने पर कमेटी तैयार नहीं होती और भारी मन से भगत सिंह कमेटी के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। फैसला हो जाता है कि जिस दिन ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर मतदान होगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष रूलिंग देंगे, उसी दिन बम फेंके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी एक नया और दिलचस्प मोड़ आना बाकी था, पर उसकी चर्चा आज नहीं, अगली बार। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।